Hello students, so this is the third part of unit electricity. थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं. सेकंड पार्ट में हमने यहाँ तक इसका कर लिया था V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ये दो फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके थे जिनमें रेजिस्टेंस इंक्रीज है. ठीक है, इसमें हमने इस कांस्टेंट को नाम दिया था रेजिस्टिविटी. तो इस कांस्टेंट को नाम दिया था रेजिस्टेंस. ठीक है, आज हमने रेजिस्टिविटी के टॉपिक से शुरू करना था कि रेजिस्टिविटी क्या है, इसकी क्या यूनिट है, क्या फॉर्मूला है. तो सबसे पहले इसके फॉर्मूला की बात करते हैं. तो इसी फॉर्मूला से हम ड्राइव करते हैं रेजिस्टिविटी. राइट हैंड साइड पे इसको हम इधर रखते हैं, एरिया डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगी डिवीजन में. तो ये हमारे पास क्या आ गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आर ए बाई एल. इसी से हम इसकी डेफिनेशन और यूनिट्स बनाएंगे. देखो कैसे. पहले बात करते हैं यूनिट की. तो अगर हम इसकी यूनिट लिखें रेजिस्टेंस की, इसकी यूनिट क्या होगी ओम. एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर. इस मीटर से इसकी पावर कैंसिल हो गई, तो ये क्या बच गया ओम मीटर. So this is the unit for the resistivity. Resistivity की यूनिट क्या आ गई ओम मीटर. इसी से हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं इस फॉर्मूला से. देखो कैसे. वैसे तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना तो एरिया पे डिपेंड करती है. ये है ही एक कांस्टेंट, तो किसी फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, तो हम इनको क्या करते हैं यूनिट कर देते हैं, वन वैल्यू कर देते हैं कि उससे हमारे पास इसकी डेफिनेशन आएगी रेजिस्टिविटी. देखो इसको मैंने क्या ले लिया वन, लेंथ को भी क्या ले लिया वन. तो वन वन इनको तो लिखने का मतलब नहीं, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. इसी तरह से मैं इसको डिफाइन करता हूँ. द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल्स टू इट्स रेजिस्टेंस इफ द लेंथ एंड cross sectional area of that conductor is unit. यूनिट का मतलब वन. अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट हो जाता है, वन हो जाता है, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगी. इस तरह से हमने इसकी क्या बना दी डेफिनेशन है. सिर्फ एक कांस्टेंट है जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया, ये इसकी यूनिट है. और ये मैंने आप लोगों को यही बता दिया कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एज वेल एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा. तो अगर एग्जाम में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ और एरिया गिवन है, दो कंडक्टर है और दोनों सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं, दे बोथ कंपोज्ड ऑफ सेम मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा लेंथ के ज्यादा होने से, एरिया के ज्यादा होने से. सो द आंसर विल बी रेजिस्टिविटी इज सेम. दोनों की क्या होगी सेम होगी. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ पर या एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी. सो कितनी भी लेंथ छोटी है बड़ी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेम टाइप ऑफ मटेरियल वायर की क्या होगी सेम. अगर दोनों कॉपर की हैं तो रेजिस्टिविटी सेम होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, अब हम मेन हमारा टॉपिक शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस किस किस तरह से कंबाइन हो सकती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में. ठीक है, तो देखो मेनली हम दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह से रेजिस्टेंस कंबाइन हो सकती है. ठीक है, या हम दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है. बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस किस किस तरह से कंबाइन हो सकती है. दो तरह से सीरीज पैरेलल, या इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है. इस तरह के जो मिक्सचर कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन. कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ठीक है, अब वन बाय वन इनकी बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है. ठीक है, मैं सीरीज से स्टार्ट करता हूँ. सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज का मतलब क्या है कि द resistors
या रेजिस्टेंसेस भी बोल सकते हैं। रेजिस्टर उस डिवाइस का नाम हो गया, रेजिस्टेंस उसके फिनोमेना का नाम हो गया। द रेजिस्टर्स हैविंग डिफरेंट टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेंशन करें, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो इसमें रेजिस्टर अगर सीरीज में लगेगा तो उसका टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, अलग होगा। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट था, नेक्स्ट वाला यहाँ से स्टार्ट है, इस तरह से, ठीक है। फिर इसका एंडिंग पॉइंट आ गया कुछ भी, ये आ गया जैसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा उसका टर्मिनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट अलग होगा, इस तरह से। तो ये तीन रेजिस्टर्स हैं जो किस तरह से कंबाइन है सीरीज में। इनकी वैल्यू मान लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ R1, R2 एंड R3। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये देख कंबाइन करके हमने दिखाया। एक्चुअली ये कहाँ पे होंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में होंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या हो गई हमारी 3 सेल बैटरी होगी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारी की होगी, बाकी भी अप्लायंसेस लगेंगे इसमें, एमीटर वोल्टमीटर, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो या मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये लो एमीटर, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव रखूँगा, ठीक है। सेकंड जो वोल्टमीटर कंबाइन करना, वोल्टमीटर को मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। इसके हम रीजंस भी डिस्कस करेंगे कि ये इस तरह से क्यों लगे हैं, एमीटर यहाँ पे नहीं लगा या वोल्टमीटर यहाँ क्यों नहीं लगा। ये हमारे वैसे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में थे, वहाँ मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पे हमें सीरीज और पैरेलल के बारे में नहीं पता था। अब हम इसको डिस्कस करने के बाद बात करेंगे कि ये इस तरह से क्यों लगे और वो उस तरह से क्यों लगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट अगर फ्लो होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से करंट जाए। ये करंट फ्लो करके इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखो इस करंट को पास करने के लिए कोई भी अल्टरनेट पाथ नहीं है, एक यही वायर है जहां से करंट पास कर सकता है। इट मींस यहां से जो करंट एंटर किया वही करंट यहां से एग्जिट करेगा, ठीक है। इसका मतलब सीरीज में क्या होगा, करंट सेम रहेगा सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस, करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट सब में सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर करंट माना कि यहाँ से आई करंट चला था, तो यहाँ पे भी करंट क्या होगा, आई आई एंड आई, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। आर तो सेम नहीं है, आर डिफरेंट है, ठीक है ना, आर तो वैल्यू डिफरेंट है। हम कह रहे हैं आई सब में सेम है, ठीक है। या इसको इस तरह से देखो, ये इजीली समझ आएगा, R इज इक्वल टू V बाय आई, ठीक है। आई सबके लिए सेम है, तो क्या चेंज होगा, V चेंज होगा क्योंकि R की वैल्यू डिफरेंट है। R की वैल्यू डिफरेंट करने के लिए या तो V चेंज करना था या I चेंज करना था। I तो हमने क्या लिखा है, सेम है, सो V विल बी डिफरेंट, या पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इसका मैंने मान लिया V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, ठीक है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V था, वो क्या हो गया, पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3 में, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, V1, V2 एंड V3, ठीक है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये कैसे हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे। देखो यहाँ पे मेन चीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ही न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का देखो मतलब क्या है, उसका मतलब ये बनता है कि इस सर्किट का आंसर सेम आना चाहिए, V और I की वैल्यू चेंज नहीं करनी। इनको हम हटा के क्या करना चाहते हैं, एक ही रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं। मैंने इन तीनों को हटाए थे, यहाँ से मान लो अल्टरनेट सीरीज बनाता हूँ, इसका अल्टरनेट सर्किट बनाता हूँ इस तरह से। ये V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारी की है। इन तीन रेजिस्टर्स की जगह मैं एक ही रेजिस्टर लगाना चाहता हूँ R, लेकिन आंसर क्या है, सेम है। तो मैं इस चीज को बोलता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट, EQ लिखा मैंने इसके
सबस्क्रिप्ट में। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों के कंपैरिजन में हम और क्या लगा सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो ये क्या वैल्यू आ सकती है इसकी, इस चीज को हम निकालते हैं। ये हम कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव करें रेजिस्टेंस से, ठीक है। अभी हमने देखो इसमें क्या लिखा था, करंट तो सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से V अप्लाई हुआ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो मैं उस चीज को लिखता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरह से क्या है, एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकेगी ना डिस्ट्रॉय हो सकेगी। जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही एंडिंग में रहेगी, लेकिन पार्ट्स में डिवाइड होगी, वो चीज लिखी है मैंने, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू I R, ठीक है। इसमें मैं ओम्स लॉ पुट करता हूँ, इस V की जगह I R इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, ठीक है। V1 के लिए I कितना है, I R कितना है, R1, I R1 प्लस V2 के लिए I R2 प्लस V3 के लिए I R3। I के लिए I रहा सेम रहा, क्योंकि करंट हमने अभी क्या देखा था, सेम था। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट पूरे रेजिस्टर्स में फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसको मैंने I को कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस साइड हमारा I R इक्विवेलेंट, चलो ठीक है। अब क्या होगा, I दोनों तरफ सेम है, I और I कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या जितने भी आगे हो सीरीज में R4 R5 R6 जितने भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो एक और चीज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी कितनी, मैं इसकी कुछ भी वैल्यू लेट कर लेता हूँ, लेट इट इज 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 and 3 7, 7 into 9 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, या जो हम कह सकते हैं आंसर आया, वो क्या है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो 4 ओम की थी उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस लगी हुई है उससे भी आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये चीज हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। इसके यूजेस भी हम करेंगे कि रेजिस्टेंस हमें क्यों ज्यादा चाहिए, कहाँ पे ज्यादा चाहिए। सो सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहेंगे वहां हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव है पैरेलल कॉम्बिनेशन कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस चीज की बात करते हैं, या उसका फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह का है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो हमने जैसे अभी सीरीज में देखा था, क्या था, टर्मिनल पॉइंट्स डिफरेंट थे। पैरेलल का मैं अगर सर्किट बनाता हूँ कुछ इस तरह से, इस तरह से बनेगा। इनमें देखो क्या है, टर्मिनल पॉइंट्स या एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको सर्किट डायग्राम पूरा करते हैं। एमीटर इसके साथ ही पैरेलल में लगा देते हैं वोल्टमीटर, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें करंट फ्लो करेगा, लेट आई करंट आया यहाँ से V वोल्टेज से, अल्टरनेट पाथ के लिए अलग अलग रास्ते से करंट फ्लो करेगा, लेट इट इज I1 I2 I3, अलग अलग करंट फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जैसे हमने सीरीज में देखा था V इज इक्वल टू आई आर या R इज इक्वल टू V बाय I। अब I क्या है, डिफरेंट है, तो V क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा जैसे हमने सीरीज में लिखा था। पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम,
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, करंट इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस V, V और V जितना स्टार्टिंग है, ठीक है। अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना चाहता हूँ, इसका मतलब इनको हटा के एक सिंपल रेजिस्टर लगाओ, जैसे इस तरह से। इस तरह से लगाओ, आंसर सेम है, जितना इसका था उतना ही आंसर उसका है। ये आर इक्विवेलेंट हो गया या पैरेलल के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, करंट डिफरेंट है तो करंट को लेंगे। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, हमने V1 V2 V3 किया था। यहाँ पे हम क्या लेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड इन द पार्ट्स। अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करना सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस था। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू I R, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू V बाय R, इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिखता हूँ, I को मैंने लिख दिया V बाय R इक्विवेलेंट, I1 V तो सबके लिए सेम है, V आ गया, ठीक है। बाय में R चाहिए, पहला रेजिस्टर R1 R2 R3, ठीक है। ये V बाय R1 V बाय R2 V बाय R3, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, और देखो न्यूमरेटर में क्या है, V है, V कॉमन आ गया, अंदर आएगा 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3। V न्यूमरेटर्स में कॉमन आ चुका है, V एंड V गॉट कैंसिल हो गया, V हो गया, क्या बच गया, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 एंड सो जितने भी रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया पैरेलल के टर्म्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसी होगी। जैसे हमने उसमें एग्जांपल देखा था 2 3 4, आंसर 9 आया था, मैक्सिमम आया था। इसमें देखते हैं क्या फर्क पड़ सकता है। इसमें मैं R की वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, R1 R2 R3 के लिए इसको वही ले लेते हैं, सेम 2 3 एंड 4। फॉर्मूला पुट करता हूँ मैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3, ठीक है। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4, एलसीएम लिया 4 3 एंड 2 कितना आएगा 12, ठीक है। 2 6 3 4 4 3, ये तो मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 एंड 4 10 10 एंड 3 13 13 बाय 10, ये आई 1 बाय R की वैल्यू, हमें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए 12 बाय 30, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इतनी भी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 1 से भी छोटी होगी, 0 पॉइंट समथिंग है। अब देखो इसमें सबसे छोटी रेजिस्टेंस कितनी थी 2, और आंसर कितना आया 0 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब आंसर सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस से भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इसी को हम पॉइंट बनाते हैं जो हमने उसमें बनाया था कि सीरीज में मैक्सिमम होगा इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जहां पे भी हम रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं या करंट को ज्यादा फ्लो करवाना चाहते हैं, वहां हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। सो ऑन द बेस ऑफ द नीड, इस तरह से हमें जरूरत है, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल बनाते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं इनका मिक्सचर, जिसको मैंने कॉम्प्लेक्स सर्किट बोला था। ये पैरेलल सर्किट था तो सीरीज था, अब मैं बनाता हूं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट का डायग्राम। उसमें देखते हैं हम कि आंसर नेट इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे।
अब हम इनका मिक्सचर बनाने की कोशिश करते हैं किसी तरह से। कोई भी एक सर्किट मान लेता हूँ मैं, ये है ऐसे, ठीक है, इसके साथ इस तरह से एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, और भी काफी सर्किट बनेंगे। हम एक और एग्जांपल देंगे थोड़ा सा टिपिकल इसमें से। ईज के लिए मैं वैल्यू सिंपल सी ले लेता हूँ तो सॉल्व हो जाए। सारी मैंने 6 ओम की रेजिस्टेंस ले ली। अब देखो क्या है, ये सीरीज में किसके साथ, इनको पैरेलल में सोल्व करने के बाद, मतलब इसको मैं पहले क्या बनाता हूँ, आर इक्विवेलेंट एक रेजिस्टर बना लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाएंगे। देखो इनके क्या है, टर्मिनल पॉइंट सेम है सबके, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों के तीनों, इनके टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट है, तो ये सीरीज में। पहले इसको सोल्व करते हैं। 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 1/r2 1/r3, ठीक है, एलसीएम आ गया 6, 1 + 1 + 1 3, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/6 और r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। इसका मतलब इन तीनों की जगह हम क्या कर सकते हैं, हटा के इसमें एक ही रेजिस्टर लगाएंगे 2 ओम का। तो मैंने इन तीनों को हटा दिया, इनकी जगह क्या किया, एक ही रेजिस्टर लगा दिया 2 ओम। अब देखो जो करंट यहां से फ्लो करेगा वही सेम करंट इसमें से पास करेगा, वही इसमें से और वही इसमें से। इसका मतलब ये किसमें, सीरीज में। तो अब सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R3, 6 + 2 + 6, 6 + 2 + 6, 6 and 6 12, 12 into 14। इसका मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम या सर्किट डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरह से बना सकता हूं इसको। एक रेजिस्टर 14 ओम, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया जिसमें एक ही रेजिस्टर कनेक्ट है, लेकिन वो इक्विवेलेंट है बाकी सब, ठीक है। एक और कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखते हैं। देखो इसमें तो सिंपली समझ आ रहा था कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, फिर पहचान समझ आएगी कौन सा सीरीज में लेना है कौन सा पैरेलल में। इस तरह सर्किट डायग्राम मानो बनाऊंगा, ठीक है। और इनकी रेजिस्टेंस है 3 3 6 3 3। ये टर्मिनल पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल या अल्टरनेट भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अब पता है मैं करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता हूँ, तो मैं करंट को फ्लो करवाता हूँ, यहाँ से आया करंट, यहाँ से आया, यहाँ पे आने के बाद करंट के पास क्या है, अल्टरनेट पाथ है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, दो अलग अलग करंट हो गए। इसका मतलब ये पैरेलल कम्युनिकेशन, याद है ना, पैरेलल में I1 I2 और I3 था, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, कुछ भी। ये करंट जो यहाँ से आया, सेम करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यही बात है, इसके पास कोई तो पाथ नहीं, इसको मैंने I1, इसको I2, इसमें से भी I2 फ्लो करेगा। इसका मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में। पहले इनको सॉल्व करते हैं। सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2 3 + 3 6 ओम। इसका मतलब इन दोनों की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, इनको मैंने हटाया, इनकी जगह क्या किया, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। करंट I2 भी फ्लो कर रहा है। अब इसमें I1 इसमें I2, इसका मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, करंट डिफरेंट है, तो क्या है, पैरेलल में 1/R1 1/R2, ये फॉर्मूला लगेगा। 1/6 1/6 1/R2, 2/6 1/R2, 1/3 या R इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं 3 ओम। इसका मतलब इन दोनों की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही रेजिस्टर लगाऊंगा, कितने का, 3 ओम का, तो इन दोनों को भी मैंने इरेज कर दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया 3 ओम, ठीक है। अब यहाँ से जो I1 करंट आ रहा था वही I1 इधर जाएगा, वही I1 इधर जाएगा, सेम करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों, ये तीनों ही क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज लगा देंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 3 + 3 + 3, 3 and 3 6, 6 and 3 9। इसका मतलब ये कितना है, 9 ओम हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, इन तीनों को इरेज करके मैं एक ही बना सकता हूँ, कितना,
9 ओम था। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंपल बना दिया, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल लिया कि कितने ओम का रेजिस्टर अप्लाई होगा। इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, करंट को देखना है कि करंट सेम है या डिफरेंट है। दो वायर्स जा रही है, उनमें करंट सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम करंट फ्लो करेगा इसका मतलब वो सीरीज में है, अगर डिफरेंट करंट फ्लो करेगा इट मींस कि वो पैरेलल है। तो इस बेस पे हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स को हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज का पार्ट था। अब देखो इसकी कुछ एप्लीकेशंस की अगर बात करें, जैसे हमने कहा था करंट मैक्सिमम है या करंट मिनिमम है। ठीक है, उसके एक दो एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, लाइट देते हैं हमें, ग्लो करता है। वो किस कारण ग्लो करता है? हीटिंग इफेक्ट के कारण। गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण क्या देते हैं हम? लाइट देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, गर्म करना चाहते हैं उसको। गर्म करने का मतलब जितना देखो, जैसे रबिंग लेते हैं हम, दो चीजें रब करती हैं, हैंड्स को हम रब करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। जब भी कोई चीज रब करेगी तो हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, अभी तक हम इसी कंसेप्ट से समझते हैं, लेटर ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट की हेल्प से समझेंगे वो जो टॉपिक आएगा। अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, उनके रास्ते में कुछ भी ऑब्जेक्शंस हैं जो उनको पास नहीं करने देते, रगड़ते हैं, उनके साथ गर्म हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रब होंगे, उतना ज्यादा हीटिंग होगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, उतनी ज्यादा हम कह सकते हैं लाइट या ग्लो, उतना ही ज्यादा वो ग्लो करेगा। और बल्ब को हम क्या कहते हैं? ज्यादा ग्लो करें। इसीलिए बल्ब में हम क्या चीज करेंगे? इस तरह के कंपोनेंट्स का यूज करेंगे जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, इस तरह के कंपोनेंट्स को हम यूज करेंगे। बेसिकली बल्ब में जो एलिमेंट यूज होता है दैट इज द टंगस्टन, हैविंग सिंबल W। कैपिटल W इसका सिंबल है। इट इज अ मेटल, एक मेटल। इसकी क्या है? रेजिस्टेंस काफी क्या है? हाई है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ग्लो करेगा। पर देखो एक और चीज है, अगर ज्यादा गर्म होती है कोई चीज तो मेल्ट हो जाती है, अगर मेल्ट हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो इसके लिए टंगस्टन का जो यूज करते हैं, टंगस्टन का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। इतने ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण ये इजीली मेल्ट नहीं हो पाता और बल्ब हमारा कंटिन्यूअसली ग्लो करता है। ठीक है, अगर हम बल्ब के अंदर का सर्किट देखें कुछ इस तरह से है, ये बल्ब अगर हम बनाते हैं, इस तरह की वायर ये हमारे सर्किट से कंबाइन है। जब ये स्विच ऑफ था तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे स्विच ऑन होगा अब क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा। देखो किस तरह से ये करंट फ्लो किया, यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ से आया, इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया। जो बेसिकली हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया या उसके अंदर की वायर मेल्ट हो गई या टूट गई, उससे क्या होता है? सर्किट ब्रेक हो जाता है। अगर ये वायर किसी भी रीजन से ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं रहेगा। ठीक है, फिर हम बल्ब को रिप्लेस करते हैं और इसका हीटिंग एलिमेंट दोबारा से ज्वाइन हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड अगेन करंट स्टार्ट्स फ्लो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल था, इसका यूज था। बाकी जब हम हीटिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे उस टाइम हम बहुत सारे यूजेस पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के, जो हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखे। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। बेसिकली आज हमने सिर्फ बात की थी रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन किस तरह होगा। इतना ही अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स को एक बार ट्राई करें। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके इस चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के 2 या 3 छोटे छोटे टॉपिक्स रह चुके हैं हीटिंग इफेक्ट एंड पावर वाले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे। ओके, थैंक यू।